संक्षिप्त में एक दो बात कहूँगा। एक सेकंड। डॉक्टर सौम्य दत्ता को सुनकर और डॉक्टर गंगाधर जी शर्मा को सुनकर मुझे एक प्रेरणा प्राप्त हुई है कि अपना संबोधन में एक वेद मंत्र से करूँ। और ऋग्वेद का मंत्र है कि स्वस्ति मूत्र परिवर्तन मसाल हुए पुनर्ता घंटा जानता संग। इसमें प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हम सबको ये सद्बुद्धि दे कि हम सुपथ पर चलें और कुपथ से बचें। तो हम सभी हरियाणा वासी विशेष तौर से और जो इस देश के नीति नियंता है ये प्रकृता परमेश्वर उनको ये सद्बुद्धि प्रदान करे कि वो इस मॉन्स्टर को यहाँ पर खड़ा करने के इस अपने निर्णय को वापस दे दें और इसको ना करें। क्योंकि एक ऐसा मॉन्स्टर है कि जिसका कोई एक बार खड़ा होने के बाद में कोई इलाज नहीं है। जो न्यूक्लियर जो विकिरण होता है उसका फिर कोई इलाज नहीं है। लाखों वर्षों तक करोड़ों वर्षों तक भी वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। मैं जो किसी वैज्ञानिक को इसके बारे में कारण नहीं कह सकूँगा, लेकिन जो ये लोग कहते हैं उसका कारण यही है कि ये न तो दिखाई देता है कि भाई आ रहा है, न इसकी कोई आवाज़ सुनाई देती है कि आ रहा है, ना इसकी कोई गंध है कि इसको हमें उसको नाक से पता लग जाए कि भाई ये आ गया है, न कोई इसका स्वाद। इसका किसी भी भाई को किसी भी प्राणी को वो जब प्रभावित हो रहा होता है तो उसको कोई पता नहीं चलता। और एक बार ये अगर हो जाए तो उसका फिर कोई इलाज नहीं। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि जापान की भी बात चल रही है कि वहाँ पर ये हुआ है, सिर्फ ये हौसला बढ़ाने वाली बात है जापान की गवर्नमेंट की। और जो हमारे प्रधानमंत्री की बात हो रही थी कि हमारे सभी परमाणु संयंत्र सुरक्षित हैं, तो सुरक्षित तो सिर्फ एक हौसला बढ़ाने वाली बात है कि लोगों में कोई भय व्याप्त ना हो, लेकिन न वो वहाँ पर सुरक्षित हैं और न वो यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो इसलिए यही हमें इसमें करना है। एक हमारे राज्य के जी उदय भानुवंशी जी हैं, उनकी एक रुबाई भी मुझे याद आती है इस समय पर कि भाई ये कड़वी सच्चाई है भाइयों, इससे ना आप आंखें नीचो, पानी पर ना अब और लकीरें खींचो, बल्कि भावना अगर जीवन में है पाने की तो पत्तों को नहीं पौधों की जड़ को सींचो। अब आप हमारे इसको बर्बाद कर दोगे, पूरी एग्रीकल्चर को यहाँ पर बर्बाद कर दोगे, पूरी आबादी को बर्बाद कर दोगे, कोई देश बचेगा कैसे और इसका क्या होगा। और दूसरे जैसे भी थे हमारे 2 भाई इसमें शहीद हो गए इसी आंदोलन में, और जो यहाँ पर बर्बादी होने जा रही है उसके लिए भी कौन किसी को क्या पता है। जैसे उसके लिए भी मैं एक शेर जो कि संशोधन करने के लिए इससे बढ़िया कोई और नहीं लगता कि कोई बातें हो सकता है। एक शेर में उसके लिए मैं एक और कहूँगा कि दूसरे का दर्द का एहसास होता है किसे, हंस दिया करते हैं तुमको शबनम को रोता देख कर। तो ये तो दूसरे के दुख का एहसास किसी को नहीं होता, जिसके ऊपर ये पड़ती है उसी को पता लगता है। अब मैं पुनः इस समय को ध्यान रखते हुए अपने संबोधन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और जो मेरे साथी लोग यहाँ पर आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सामने बहुत ही विस्तार से अपने विचार रखे। और दूसरी बात एक और छोटी सी बात इसमें है कि लोगों को यहाँ पर प्रकट कर दी गई है और इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग पूरे विश्व स्तर पर बना हुआ है कि एक भावना ये प्रकट कर दी गई है कि जो ये टेक्नोलॉजी है ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, कोई ऑब्सोल्यूट भी होती है। कि तो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात है, आप क्या बात करते हैं देश को आगे जाने। टेक्नोलॉजी कभी भी न ऑब्सोल्यूट होती है न एडवांस होती है, ये एप्रोप्रिएट होती है, परिस्थितिजन्य होती है। किस परिस्थिति में हमें कौन सी टेक्नोलॉजी है। जैसे भी डॉक्टर शर्मा ने बताया कि हम तो छोटे छोटे पदार्थ लगा सकते हैं। बायोमास हमारे पास इतना 700 मिलियन टन तो एग्रीकल्चर का रेजिड्यू प्रोड्यूस यहाँ पर पैदा होता है और फॉरेस्ट का रेजिड्यू अलग से। और जो 700 मिलियन टन आपका एग्रीकल्चर रेजिड्यू है उससे 70,000 मेगावाट टन बिजली आपकी पैदा हो सकती है। हरियाणा का आपको दिया सोमदत्ती ने कि कितनी बिजली यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर से बायोमास से हो सकती है। तो इससे अगर हम पूरा करें तो पूरे कंट्री की रिक्वायरमेंट हमारी एक ही सोर्स से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। बाकी जो सोर्सेज हमारे सोलर एनर्जी है बाकी सब वो हमारे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उनका भी अगर इस्तेमाल करें तो हम इसके बहुत अच्छा देश के आगे बढ़ा सकते हैं और देश की
बदबूदगी के लिए ये सारी हमारे रिसोर्सेज काम में आ सकते हैं और हम बर्बादी से बच सकते हैं। ये विकास नहीं विनाश है, इस विनाश से हमें बचना है। धन्यवाद। अब तो ऐसी पॉपुलेशन बैठी है तो रात तक बैठे रह सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा नहीं है कि आप यहाँ बैठे रहें। लेकिन राजेंद्र शर्मा से मेरा अनुरोध है कि वो विधिवत धन्यवाद करके अरे आओ बिल्कुल बोलो थोड़ा। धन्यवाद। समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो धन्यवाद जितने भी लोग आए। और ये जो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो सिलसिला है, जैसे बाबा जी कह रहे थे कि भी लोगों को जागृत करना चाहिए तो लड़ाई जब बनेगी, तो इसी प्रोसेस में जैसे यहाँ तो लड़ाई है ही फतेहाबाद में, तो फतेहाबाद के किसान भी लड़ रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं सारे के सारे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये पूरे हरियाणा का मूवमेंट बने, क्योंकि जब पूरे हरियाणा के लोगों को जब तक ये पता नहीं लगेगा कि ये बहुत बड़ा खतरा है। अब भी जैसे पहले बड़ा कठिन काम था जापान की घटना से पहले कि हम जो लोगों के बीच में जाते थे सभी लोग लगे हुए थे कि भी वो कह रहे थे कि ये तो बगड़ाने वाले लोग हैं, ये विकास के विरोधी लोग हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आसान हुआ है। और दूसरी लड़ाई दूसरी जगह भी तेज़ हुई है। कल दिल्ली में मीटिंग थी, तो दिल्ली में तकरीबन जहाँ लड़ाइयाँ हैं वो सभी लोग वहाँ आए हुए थे, वहाँ भी लड़ाइयाँ तेज़ हुई हैं। और गोरखपुर में भी पहले से लड़ाई तेज़ हुई। लेकिन दूसरा हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या इस महीने में जो है गोरखपुर में जो अप्रैल में जो समस्या ये है कि NPCL के जो आदमी हैं या सरकार के जो आदमी, उनको ये पता है कि ये सारा किसान जो लगे हुए हैं, किसान का एरिया है सारा का सारा, और किसान खेत में जाएगा अप्रैल के अंदर। और उन्होंने प्रक्रिया जापान की घटना के बाद जो हमने प्रक्रिया तेज़ की थी, उन्होंने भी अपनी प्रक्रिया तेज़ कर दी। वहाँ लोगों को जाकर के, जैसे आज सुबह ही फोन आया था गांव से कि भी इतने लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हो गए। मैं बोले आप झूठ बोल रहे हो, अगर ज़मीन देने के लिए लोग तैयार हो गए तो ज़मीन सरकार लेगी कर देगी, तो वो तो प्रोसेस में है। वो कोशिश उनकी है कि इकट्ठी एक पॉकेट में हमारे को ज़मीन मिल जाए, हम वहाँ कुछ उनको सेटअप कर लें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। वो उनको 5 किले 2-4 किले जो मनाए उनने वो देने के लिए तैयार हैं। तो उनकी तरफ से लड़ाई, उनकी तरफ से प्रेशर तेज़ है अब, और अप्रैल में ही तेज़ होगा ज़्यादा, क्योंकि उनको पता अप्रैल में किसान खेत में जाएगा। तो इसमें जो हम जो एक्टिविस्ट हैं बाहर के जो लोग हैं, कल भी हम दिल्ली में भी ये बात कर रहे थे कि अब फतेहाबाद में, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, किसान सारे के सारे आंदोलन में किसान इस मूवमेंट में है, तो एक्टिविस्ट को यहाँ ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। क्यों हम ही इनको, मतलब जो हंसराजी और बैठे हैं, हम इनको डांट सकते हैं अब। तो 1 अप्रैल का महीना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है सक्रिय होने का। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम ये चाहते हैं कि जगह जगह लोगों को जागरूक करके वो कुछ एक सपोर्ट ग्रुप बने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। जैसे भिवानी में सेमिनार हुआ है, रोहतक में सेमिनार हुआ, चंडीगढ़ में भी हमने सेमिनार करवाया था, दिल्ली के लोग भी तैयार हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं सारा हमारी कोशिश है फतेहाबाद में दोबारा एक सेमिनार फिर करेंगे, एक सिरसा के अंदर सेमिनार करेंगे। तो वो एक सपोर्ट ग्रुप बन के एक ज्वाइंट हरियाणा में एक ही हमने शुरुआत करी है कि परमाणु ऊर्जा विरोधी मोर्चा कुछ संगठन से, कि एक पूरा संगठन बन के हरियाणा की लड़ाई बने, हरियाणा के सारे लोग इसमें लड़ें, तब ये सक्सेस होगी। तो इसी प्रकार से हमारा ये प्रयास है और हमारी ये आगे ये रणनीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम फतेहाबाद में लगाएं। और ये जो प्रोसेस था, अभी तक 80 गाँव में हम गए हैं। 80 गाँव के लोगों को तकरीबन 1-2-4 लोग 80 गाँव में तैयार हुए हैं जो हमारे साथ आ सकते हैं। और किसानों से भी हमारी रिक्वेस्ट ये है, ये भी एक टीम बना करके जो दूसरे गांव हैं, एक जो सबसे बड़ी कठिन बात ये थी सरकार की तरफ से, वो बार बार क्या कर देते हैं कि 20-25 किसान हैं जो वहाँ का जो किला खेड़ा है MLA उसने उनको बना रखा है, उनसे बयान दिया जाता है। परसों भी बयान हुआ था कि किसान जमीन देने के लिए तैयार है, बोला वो हम धरना देंगे जमीन देने के लिए। आज प्रचार का कुछ लोग CM से भी मिले 80, अभी हम तो जमीन देने के लिए तैयार हैं। तो इनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है, जो 30-35 का जो गांव आसपास के, उनसे प्रेस स्टेटमेंट दिलवाएंगे, उनको आगे करेंगे। हम ये गोरखपुर नहीं है, हम सारे के सारे के साथ जब जाकर के वो लोग करेंगे। तो आसपास के जो लोग हैं वो जब तक नहीं मतलब प्रेशर डालेंगे। अब वो दिक्कत क्या है, गोरखपुर गाँव में 1.5 लाख सरकार है, तो आसपास के 30-35 गाँव के लोग ये कहेंगे हम जमीन नहीं देने देंगे, हम लोग किसान को नहीं लगने देंगे, तब ये
और अब हम अपना सेमिनार समाप्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रोफेसर बनवारीलाल शर्मा का, सुमेर दत्ता का। अब कोई बातचीत करनी हो बैठ के सारी तो हमारे तो